नमस्कार दोस्तों, अभी जीएस क्लासेस में आप सभी का पुनः स्वागत है। आज हम लोग फिजिक्स पढ़ने वाले हैं और फिजिक्स में हम लोग जो है पढ़ रहे थे वर्क, एनर्जी और पावर। तो वर्क और एनर्जी ये दो टॉपिक हम लोग जो है बहुत ही अच्छी तरीके से कवर कर चुके हैं। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं किस प्रकार से जो है पावर यानी पावर की हम लोग बात करेंगे और उसके साथ साथ हम लोग देखेंगे कि जब कोई दो वस्तु टकराता है यानी उसी को हम लोग बोलते हैं कि रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत। तो रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत जो होता है उसमें किस प्रकार से संवेग जो है संरक्षित रहता है उसकी भी हम लोग बात करने वाले हैं। तो दो महत्वपूर्ण टॉपिक की आज हम लोग जो है चर्चा करेंगे और आप लोगों को जो है बहुत ही अच्छी तरीके से इसको समझ के और इसको पढ़ना है आज। तो हम लोग जो है स्टार्ट करने वाले हैं सबसे पहले पावर, जिसको हम लोग कहते हैं शक्ति। और इससे पहले जो है आप लोग को जो है वर्क और एनर्जी पढ़ाया गया है। तो आप लोग अगर क्लास नहीं किए हैं तो जाकर अटेंड करिए। अगर आप लोग अटेंड नहीं करते हैं क्लास तो आज की क्लास आपको समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होने वाली है। क्यों? क्योंकि फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो एक दूसरे से अटैच रहता है। उसका जो चैप्टर या उसका जो क्लास रहता है एक दूसरे से अटैच रहता है। तो अगर आप जो है कंटिन्यू उसका क्लास नहीं अटेंड करते हैं तो आपको समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। देखिए, शक्ति किसे कहते हैं? आपको जब हम कार्य पढ़ाए थे उसके बाद ऊर्जा पढ़ाए, अब हम जो है पढ़ने वाले हैं शक्ति। तो ऊर्जा की परिभाषा आपको हम बताए थे, जो कार्य करने की क्षमता जो होती है उसको हम लोग ऊर्जा कहते हैं। लेकिन शक्ति का अगर हम लोग जो है परिभाषा देखेंगे तो इसका परिभाषा जो है इसके फॉर्मूला से आता है। यानी शक्ति को हम लोग P से डिनोट करते हैं। तो P इक्वल टू होता है W/T होता है। यानी पावर बराबर होता है वर्क अपॉन टाइम। इसका मतलब क्या हो गया? अगर इसका हम डेफिनेशन लिखते हैं, परिभाषा लिखते हैं, तो कार्य करने की जो दर होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। अगर आप लिखना चाहते हैं तो इसका जो है आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति कहते हैं यानी कार्य करने का जो दर होता है उसको हम लोग क्या कहेंगे? शक्ति कहेंगे। अब बात आती है कि शक्ति का जो एसआई मात्रक होता है, अगर एसआई यूनिट की हम बात करेंगे, एसआई मात्रक, तो इसका एसआई मात्रक जो होता है वो होता है वाट। तो शक्ति का एसआई मात्रक आपको समझ में आ गया, वाट होगा। और वर्क का एसआई मात्रक अगर आपके दिमाग में आ रहा है तो वर्क का एसआई मात्रक भी बोल दीजिए और साथ साथ जो है ऊर्जा का भी एसआई मात्रक बोल दीजिए अपने मन में। अब हम बात करते हैं जो ये वाट होता है, ये तो हो गया एसआई मात्रक। लेकिन व्यवहारिक मात्रक या कह सकते हैं कि औद्योगिक मात्रक इसका क्या होता है? क्योंकि बार बार आपसे जो है ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि शक्ति का जो है औद्योगिक मात्रक क्या होता है और शक्ति का जो है एसआई मात्रक क्या होता है। अब हम औद्योगिक मात्रक कहने का मतलब हो गया कि आप अगर कोई मशीन खरीदने जाते हैं, कोई इंजन खरीदने जाते हैं, या आप ट्रैक्टर खरीदने जाइए, या आप कोई भी 4 व्हीलर खरीदने जाइए, या आप जो है जनरेटर खरीदने जाइए, तो वहाँ पर जो है आपको ये काम आता है। तो वहाँ पर ये जो है शक्ति का एसआई मात्रक वहाँ मेंशन नहीं रहता है। वहाँ मेंशन रहता है व्यवहारिक मात्रक या कह सकते हैं औद्योगिक मात्रक, जिसको हम लोग बोलते हैं हॉर्स पावर, HP बोलते हैं उसको। तो अगर हम यहाँ पर लिखना चाहेंगे तो औद्योगिक मात्रक, औद्योगिक या व्यवहारिक मात्रक। अगर हम औद्योगिक या व्यवहारिक मात्रक की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो है औद्योगिक मात्रक हो जाता है HP। HP का मीनिंग हो जाता है हॉर्स पावर, HP, हॉर्स पावर। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 HP बराबर जो है कितना वाट होता है? क्योंकि यहां पर हमको बताया, अभी हम जस्ट बताए हैं कि इसका जो एसआई मात्रक होता है वाट में होता है। तो अल्टीमेटली जो है हम सभी को कन्वर्ट करेंगे वाट में। तो इसलिए आपको याद करना पड़ेगा कि 1 HP इक्वल टू 746 वाट। ये आपको याद रखना है कि
एक एचपी बराबर होता है 746 वाट के बराबर होता है, और इसी को हम लोग जो है हॉर्स पावर भी बोलते हैं। तो कोई भी इंजन खरीदने जाइएगा तो वहाँ पर मेंशन रहता है कि कितना एचपी का ये इंजन है, या कोई भी आप जनरेटर खरीदने जाइए तो 1 एचपी 2 एचपी या केबी में भी आपको देखने को मिलता है किलोवाट में। एक यूनिट और लिख लीजिए, 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट। 1 किलोवाट बराबर जो होता है वो होता है 1000 वाट के बराबर होता है। तो ये 2-3 जो है आपको जो है ये पॉइंट याद रखना है, क्योंकि ये बार बार पूछा जाता है कि 1 एचपी बराबर कितना वाट होता है, तो 746 वाट, और 1 किलोवाट बराबर हो जाएगा 1000 वाट के बराबर होता है। तो ये तो आप लोग जान लिए कि किस प्रकार से पावर यानी शक्ति का ये फॉर्मूला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना पड़ेगा। जब आगे हम आपको जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन करवाएंगे तो उस समय आपको जो है बहुत ज़्यादा ये मदद करेगी। अब हम डिराइव करना चाहते हैं, अगर फर्दर हम देखेंगे, क्योंकि इसका अभी हमको मात्रक भी लिखना है। अभी तो हम छोटा सा मात्रक देख लिए, इसका एसआई मात्रक वाट। अब हम डेरिवेशन अगर हम करते हैं तो देखिए P बराबर W, अगर आप W इक्वल टू आप जानते होंगे तो वर्क जो होता था वो होता था फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा, ये होता था। W इक्वल टू होता था F इंटू एस कॉस थीटा। अगर हम W के जगह पर हम लिख दें, यानी जो वर्क है उसके जगह पर लिख देंगे एफ एस कॉस थीटा अपॉन टी, तो एक फार्मूला तो एक और बन गया यहाँ पर, P इक्वल टू हो जाएगा F इंटू एस कॉस थीटा हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे S अपॉन टी, S क्या है यहाँ पर, दूरी है जिसको हम लोग डिस्टेंस कहते हैं, तो क्या हो जाएगा दूरी बट्टा समय। आप लोग जानते हैं चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय। तो अगर हम इन दोनों को हटा दें, इन दोनों को यहाँ से हटा दें, तो हमको क्या निकल के आएगा, P इक्वल टू आएगा F इंटू वी कॉस थीटा। ये हमको जो है तीसरा फॉर्मूला निकल के आ गया। P इक्वल टू हो जाएगा F इंटू वी इंटू कॉस थीटा। तो ये डेरिवेशन है, कुछ नहीं किए हम, सिर्फ जो है W के जगह पर एफ एस कॉस थीटा यहाँ पर लिख दिए, और इसी को जो है हम कन्वर्ट करके, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर S बाई टी लिखा हुआ है, यानी दूरी बट्टा समय लिखा है, तो दूरी बट्टा समय को हम लोग जो है चाल में उसको कन्वर्ट कर दिए। तो इस प्रकार से ये तीसरा फॉर्मूला आपको देखने को मिला, नंबर 1, 2 और ये 3, ये तीसरा फॉर्मूला जो है आपको देखने को मिल गया। अब हम बात करते हैं कि कभी कभी जो है इसका जो है आपसे पूछ लिया जाता है डायमेंशन क्या है, बीमा क्या है। तो आपको पता है कि बीमा निकालने के लिए जो है इसका जो है आपको मात्रक निकालना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम लोग कैसे मात्रक निकालेंगे, तो देखिए F इक्वल टू क्या होता है, MA होता है। यहाँ पर अगर हम लिखना चाहेंगे F इक्वल टू MA, M हो गया यहाँ पर मास और A हो गया एक्सीलरेशन। अगर M के जगह पर यानी मास को हम लोग kg में लिखते हैं तो kg, और एक्सीलरेशन को मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और उसके बाद वेलोसिटी जो v यहाँ दिख रहा है उसको हम लोग कन्वर्ट कर देंगे मीटर पर सेकेंड। इसको हम क्या लिखेंगे, मीटर पर सेकेंड। अब इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में इसको लिख लेते हैं। शॉर्ट फॉर्म में जब हम लिखेंगे तो kg हो जाएगा, मीटर और मीटर स्क्वायर। अब देखिए ये दो जो है ये माइनस में है, और इसके पावर में जो है -1 अगर हम डालना चाहेंगे तो -1 हो जाएगा, -1। तो इसका मतलब हो गया s पे पावर -3 हो गया, तो kg मीटर स्क्वायर और सेकेंड पे पावर -3। तो ये हो गया इसका क्या, यहाँ से निकल के आएगा मात्रक। अब इसी मात्रक की सहायता से जो है हम लोग क्या करेंगे, इसका जो है किसका, तो ये पावर का हम लोग जो है बीमा लिखने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डायमेंशन होता है उसको हम लोग लिखेंगे। तो देखिए डायमेंशन लिखने के लिए अब यहाँ से हम लोग जो है 3 चीज़ को कवर करेंगे। तो डायमेंशन लिखने के लिए पहला होता है M फॉर मास, दूसरा होता है L लेंथ, और तीसरा होता है टाइम जिसको हम लोग T कहते हैं। इन तीनों की सहायता से हम जो है किसी भी भौतिक राशि का हम लोग जो है मात्रक लिख सकते हैं। तो अभी हम लोग जो है किसका लिखेंगे, तो पावर का। तो kg का हो जाता है M, तो यहाँ पर लिख लेंगे M। अब देखिए मीटर होता है लेंथ को हम लोग L से डिनोट करते हैं, तो L पर पावर कितना हो जाएगा 2, और S4 होता है सेकेंड, तो टाइम हो गया, तो T पर पावर -3। तो इस प्रकार से आपको पता चल गया कि हम जो है अगर हम डायमेंशन लिखते हैं, बीमा लिखते हैं,
बीमा अगर हम लिखना चाहेंगे तो इस प्रकार से हम लोग जो है बीमा लिख सकते हैं। यहां से आपको जो है डायमेंशन पता चल गया, इसको हम लोग डायमेंशन कहते हैं, डायमेंशन। तो बीमा जो है अगर आपसे पूछा जाता है कि यानी शक्ति का जो है बीमा क्या होता है, तो ML2T-3। तो इस प्रकार से आप लोग देख लिए कि हम जो है पावर की जब हम बात करते हैं तो पावर का डेफिनेशन क्या होता है, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर का एसआई मात्रक क्या होता है, और लास्ट में हम देखेंगे कि पावर का जो है ये बीमा क्या होता है। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं। देखिए एफ को लिखे MA, तो M का मतलब होता है केजी, ए का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो -2 दे दिए। उसके बाद हमको यहाँ पर V दिख रहा है, V का होता है मीटर पर सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड यहाँ हो गया -1 हो जाएगा, तो 2 और ये 1 -3 बिल्कुल करेक्ट है। जितना इन्फॉर्मेशन आपको दिया गया है उन सभी को आप या तो नोट करिए, नहीं तो वीडियो को पॉज करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम थोड़ा सा साइड हो जाते हैं। अब हम जो है देखने वाले हैं कि कोई भी अगर मशीन है, जब मशीन आप खरीदने गए तो उसको आप HP में देख लिए। अब मशीन को जब घर लाए आप, तो मशीन से क्या होगा, आउटपुट निकलेगा। जैसे मान लीजिए आप जनरेटर खरीद के लाएं, तो जनरेटर में क्या होता है कि जब खरीद के लाएं आप, तो उसको जो है आप मूव करवाते हैं। मूव कैसे होता है, तो जनरेटर में जो है इंजन जो लगा रहता है उसमें आप पेट्रोल या डीजल डालते हैं और उसके बाद उसको मूव कराते हैं। उसके बाद वो इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करता है जनरेटर। तो जो उसमें डायनेमो लगा हुआ है, तो डायनेमो वो तो केवी में होता है, वो तो केवी में हो गया। उसके बाद जो मशीन उसमें लगा हो वो HP का होता है, यानी हॉर्स पावर का वो पावर जो आपको प्रोड्यूस करके देगा वो HP में देगा। लेकिन अगर हम बात कर लेंगे कोई दूसरा, जैसे मशीन का हम बात कर लेंगे कि अगर कोई मशीन में हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तब जाके वो ऊर्जा उत्पन्न करता है। जैसे कि आप लोग जो है देखे होंगे मोटर, तो मोटर में क्या है, मोटर में आप इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तब जाके वो जो है वो मूव होता है, यानी यांत्रिक ऊर्जा उसमें उत्पन्न होता है। तो किसी भी मशीन का क्षमता क्या है, दक्षता क्या है, या उसी को बोलते हैं इफिशियंसी, कितना कोई भी मशीन जो है इफिशियंट है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और एक महत्वपूर्ण फॉर्मूला है, और वहाँ फॉर्मूला पे पुट द वैल्यू गेट द आंसर, यानी वैल्यू उसमें डालिए और आपको आंसर मिल जाएगा। ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जाता है। तो इसको जो है आप इरेज करते हैं, आप लोग भली भांति इसको लिख लिए और समझ गए होंगे। आगे हम बात करेंगे कि दक्षता जो होता है किसी भी मशीन का इफिशियंसी, उसको हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप लोग भी हेडिंग डाल दीजिए दक्षता, जिसको हम लोग इफिशियंसी बोलते हैं। इफिशियंसी की बात करते हैं तो हम लोग किसी भी मशीन का इफिशियंसी हम लोग फाइंड आउट करते हैं। देखिए दक्षता इसको बोलते हैं, दक्षता इफिशियंसी। इफिशियंसी दक्षता। अब देखिए कोई मशीन है उसमें आप इलेक्ट्रिसिटी दिए, तो इलेक्ट्रिसिटी जब दिए आप तो वाट में दे सकते हैं या किलोवाट में दे सकते हैं, लेकिन जब वो आउटपुट देगा तो हो सकता है वो HP में दे, हॉर्स पावर में दे। तो क्या होता है, एक हो गया इनपुट। मान लीजिए ये कोई मशीन है, इस मशीन में जो है हम लोग जो है कुछ पावर इसको दिए, किलोवाट मान लीजिए कुछ पावर दिए, और ये बाहर की ओर जो निकल रहा है वो HP में निकल रहा है। ये जो प्रोड्यूस कर रहा है, पावर जो प्रोड्यूस कर रहा है, ये शक्ति जो प्रोड्यूस कर रहा है वो कर रहा है HP में। तो यहाँ तो हो गया इनपुट, ये हो गया इनपुट, और ये हो गया आउटपुट। अगर किसी बल्ब को आपको जलाना है तो इनपुट देना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी इनपुट देना पड़ेगा, लेकिन जब आउटपुट जब निकलेगा तो वो प्रकाश के रूप में जो है आउटपुट देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से इनपुट और आउटपुट आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम दक्षता का परसेंटेज निकालते हैं, दक्षता यानी कितना परसेंट कोई मशीन जो है दक्ष है, इफिशियंट है, अगर हम दक्षता परसेंटेज निकालेंगे तो क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट, और इसको जो है 100 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये फॉर्मूला बन के आता है आपको दक्षता परसेंटेज का, यानी इफिशियंसी परसेंटेज की अगर हम बात करते हैं तो ये आ जाता है आपको
इस फॉर्मूला से। अगर हम एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम समझना चाहें तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए कोई मशीन है, उसमें जो है आपको इनपुट जो है, इनपुट 1 किलोवाट जो है इनपुट मिला, और आउटपुट जो है वो 1 एचपी है। जस्ट एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझा रहे हैं हम। आप समझिए कि इनपुट, अगर किसी मशीन की हम बात कर रहे हैं एक एग्जाम्पल के तौर पर, तो इनपुट हो गया 1 किलोवाट। इन 1 किलोवाट का हम पावर उसमें देते हैं और वो जनरेट करता है पावर कितना, 1 एचपी का। तो बता रहा है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि बताइए कि ये मशीन जो है कितना परसेंट इफिशियंट है, यानी ई का वैल्यू, अगर हम इफिशियंसी की अगर हम ई मान लेते हैं तो ई का वैल्यू कितना हो जाएगा, यानी कितना परसेंट जो है ई का वैल्यू होगा। कुछ नहीं होगा, अब हम क्या करेंगे, ई परसेंट निकाल लेंगे जो इफिशियंसी का परसेंटेज है। तो सबसे पहले हम आउटपुट को ऊपर लिखेंगे 1 एचपी और किलोवाट को नीचे लिखेंगे 1 किलोवाट। अब इनटू क्या होगा, 100। अब देखिए दोनों राशि डिफरेंट है, एक है एचपी में, दूसरा है किलोवाट में। तो दोनों को हम जो है सेम राशि में कन्वर्ट करेंगे, तब जाके जो है उसको हम लोग सिंप्लीफाइड कर सकते हैं। तो आपको हम अभी जस्ट बताए हैं कि 1 एचपी बराबर होता है 746 वाट। इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो 1 एचपी बराबर 746 वाट हो जाता है, और 1 किलोवाट इक्वल टू होता है 1000 वाट, यानी 1000 वाट। और इसको जो है 100 से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 जीरो और यहाँ पर 2 जीरो चला जाएगा, ये जो है आपको देखने को मिल जाएगा 74.6%। ये हो गया आपका आंसर। तो एक क्वेश्चन जो है आपको हम एग्जाम्पल के तौर पर बता दिए कि किस प्रकार से किसी भी मशीन का जो हम लोग इफिशियंसी निकाल सकते हैं। अब हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत। तो अब जो है आप लोग क्या करिए, इसको जो है वीडियो पॉज करके इसको नोट करिए, नहीं तो जो है स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे किस प्रकार से जो है कोई भी अगर दो वस्तु टकराता है तो टकराने के पहले और टकराने के बाद उसका जो है संवेग जो है संरक्षित रहता है। इसी को हम लोग बोलते हैं संवेग संरक्षण का सिद्धांत। हेडिंग डाल दीजिए, संवेग संरक्षण का सिद्धांत। रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत रेखीय संवेग संरक्षण का जो सिद्धांत होता है, थ्योरी ऑफ, अगर इसको इंग्लिश में आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं थ्योरी ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ कंजर्वेशन। मोमेंटम ऑफ कंजर्वेशन तो इस प्रकार से जो है आपको इंग्लिश में और हिंदी में अगर दोनों आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। तो मोमेंटम ऑफ कंजर्वेशन का जो थ्योरी है वो ये कहता है, अगर कोई दो वस्तु है, अगर वो टकराता है तो टकराने के पहले इन दोनों वस्तु का जितना मोमेंटम था उतना ही जो है टकराने के बाद होगा, अगर इस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे तो। यानी इसका मतलब हो गया कि अगर कोई दो वस्तु है और कोई बाहर से उस पर कोई बल कार्य नहीं करता है, एकदम आराम से दोनों टकराया, और जब टकराएगा उसके बाद फिर जो है वो अपने दिशा में जाएगा, अलग अलग दिशा में जाएगा, तो उसके बाद भी इसके संवेग संरक्षण में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, यानी संवेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो टक्कर के पहले और टक्कर के बाद दोनों समय संवेग जो होगा एक समान होगा। इसी को बोलते हैं संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। अगर इसको आप लिखना चाहते हैं तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, यदि किन्हीं दो पिंडों पर बाह्य बल कार्य न करे तो, बाह्य बल कार्य न करे तो
टक्कर के पहले, टक्कर के पहले एवं टक्कर के बाद संवेग संरक्षित रहता है, संवेग संरक्षित रहता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। अगर कोई भी पिंड है, कोई भी दो पिंड है, अगर उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है, तब टक्कर के पहले और टक्कर के बाद जो है उसका संवेग जो है संरक्षित रहेगा। इसी को हम लोग जो है रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। आपको एक चीज समझ में नहीं आता होगा, आखिर संवेग क्या है। देखिए, संवेग की चर्चा हम पहले कर चुके हैं। आपको जब हम न्यूटन का नियम पढ़ा रहे थे उस समय भी आपको हम संवेग के बारे में बताए थे। तो संवेग जो होता है, जिसको हम लोग मोमेंटम बोलते हैं, तो P बराबर होता है mv। संवेग की अगर हम बात करते हैं तो P इक्वल टू होता है mv। m होता है मास और v होता है वेलोसिटी। तो mv का हम यूज करके अभी हम बताएंगे किस प्रकार से जो है ये रेखीय संवेग जो है संरक्षित रहता है टक्कर होने के पहले और टक्कर होने के बाद। एकदम अभी इतना बहुत अच्छी तरीके से आपको हम बताएंगे कि आपको जो है लाइफ में कभी भी याद करने का जरूरत नहीं होगा। देखिए, ये है मुन्नी, ये है मुन्ना। इसका जो मास है वो है m1, स्मॉल में लिख लेते हैं m1, और ये है m2। इसका जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है u1 और ये है u2। ये है टक्कर के पहले। अब टक्कर के बाद बनाते हैं, बाद अगर बनाते हैं तो ये हो जाएगा m2, ये हो जाएगा v2, v1, m1 सॉरी m2, m1 तो ये फिक्स रहेगा, यहाँ हो जाएगा v2। और एक और बनाते हैं, ये मुन्नी का फोटो हो गया, यहाँ हो जाएगा m2, ये हो जाएगा v2। देखिए, अगर हम बात कर लेते हैं इसका पहले का संवेग और अभी के संवेग में, ये हो गया टक्कर के पहले। इसको यहाँ पर लिखेंगे टक्कर के पहले, टक्कर के पहले, और यहाँ पर टक्कर के बाद, टक्कर के बाद। अब देखिए, टक्कर के पहले और टक्कर के बाद में क्या होता है, टक्कर को बोलते हैं हम कोलिजन। जब कोई दो वस्तु टकराती है आपस में तो उसको बोलते हैं कोलिजन। जैसे जब कोलिजन जब होता है तो क्या होता है कि दोनों की गति, यानी जो गति से वो आ रहा है, ये एक गति से ये, एक गति से ये, दोनों आपस में टकराता है। अब उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है, तब क्या होता है, टकराने के बाद भी इसका संवेग संरक्षित रहता है। तो कैसे रहेगा संरक्षित, तो देखिए, अगर हम इसका मोमेंटम लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, m1 u1 प्लस, अगर हम इसका लिखना चाहेंगे तो m2 u2, तो ये हो गया बराबर। अगर इसका यानी टकराने के बाद अगर इसका हम मोमेंटम लिखेंगे तो m1 और v1 प्लस, अगर हम इसका लिखना चाहेंगे तो m2 v2। तो ये हो गया आपका संवेग संरक्षण का सिद्धांत। इस फॉर्मूला को आपको याद रखना है, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। तो इस प्रकार से आप लोग देखें कि जब कोई दो वस्तु टकराता है, टकराने के बाद जो है उसका संवेग जो है पहले वाले संवेग के बराबर होता है। इसी को बोलते हैं संवेग संरक्षण का सिद्धांत। अब जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट, संवेग संरक्षण का सिद्धांत में हम लोग जब देखते हैं तो कोलिजन जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। जब कोई दो वस्तु टकराता है तो वो 3 प्रकार से वो टकराता है। तो अब हम देखेंगे टक्कर के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ कोलिजन। इन कोलिजन के जो प्रकार होता है उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। फोटो तो यही रहेगा क्योंकि आगे हम समझाने वाले हैं, सिर्फ हम इसको इरेज करेंगे। आप लोग को लिखना है, आप लोग जो है इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, नहीं तो वीडियो को पॉज करके लिखिए, हम थोड़ा सा साइड हो जा रहे हैं। अब हम बात करेंगे कि टक्कर की जो है प्रकार होता है वो 3 प्रकार का होता है, और तीनों प्रकार को जो है इतना बेहतरीन तरीके से हम आज पढ़ने वाले हैं कि आपको लाइफ में कभी भी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं होगी। यानी सपना में जो है आपको वो याद आएगा कि किस प्रकार से हम पढ़े हैं। तो
तो आप लोग हेडिंग डाल दीजिए टक्कर के प्रकार। टक्कर के प्रकार, टाइप्स ऑफ कोलिजन, टाइप्स ऑफ कोलिजन, टाइप्स ऑफ कोलिजन। टक्कर के प्रकार, देखिए टक्कर जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। पहला होता है अप्रत्यास्थ, अप्रत्यास्थ। दूसरा होता है, पहला हो गया प्रत्यास्थ टक्कर, दूसरा हो जाएगा अप्रत्यास्थ, अप्रत्यास्थ। और तीसरा जो होता है, तीसरा जो होता है संपूर्ण, संपूर्ण अप्रत्यास्थ, संपूर्ण अप्रत्यास्थ। ये 3 प्रकार के जो है कोलिजन आपको देखने को मिलेगा। इसको हम लोग बोलते हैं तो परफेक्टली इलास्टिक होता है, परफेक्टली, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। अगर हम दूसरा हम बात करते हैं तो इन इलास्टिक, इन इलास्टिक कोलिजन। और तीसरा बात करते हैं तो परफेक्टली, परफेक्टली इन इलास्टिक, इन इलास्टिक। ये 3 प्रकार के जो है आपको कोलिजन देखने को मिलेगा। तो पहला कोलिजन जो हो जाएगा जिसको हम लोग प्रत्यास्थ, प्रत्यास्थ टक्कर बोलते हैं, जिसको हम लोग जो है इंग्लिश में परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन बोलेंगे। तीसरा होता है, दूसरा होता है अप्रत्यास्थ, जिसको हम लोग जो है इन इलास्टिक कोलिजन कहते हैं। और तीसरा होता है संपूर्ण प्रत्यास्थ, जिसको हम लोग जो है परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन कहते हैं। अब देखिए इसको आपको याद कैसे करना है, समझना कैसे है, किस प्रकार से जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, इन सभी की हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए पहले वाले का हम लोग जिक्र करते हैं, नंबर 1 का, नंबर 1 का। तो आप लोग हेडिंग डाल दीजिए प्रत्यास्थ, प्रत्यास्थ कोलिजन, जिसको हम लोग जो है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन कहते हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है कि एक है आंटी, दूसरा है अंकल, जिनका जो है अभी जस्ट 4-5 महीना जो है शादी का हुआ ही है, यानी नए कपल हैं। अब हुआ क्या, वो दोनों जो है पार्क में जाते हैं, यानी नया कपल है। देखिए नया कपल है, ये मान लीजिए ये बकलोल, ये बकलोलिया, ये दोनों जो है पार्क में गया। पार्क में गया ना, तेज हवा चला, तेज हवा चला, अंकल इधर चले गए, आंटी इधर चली गई। अब अंकल क्यों कह रहे हैं, 4-5 महीना जो शादी का हुआ है, अब हो सकता है कि इनका एज बहुत ज़्यादा हो, शादी लेट से हुआ हो। तो हुआ क्या कि जब जोर से आंधी आया ना, अंकल जो है दूसरे आंटी से टकरा गए और आंटी जो है दूसरे अंकल से टकरा गए। जैसे ही टक्कर हुआ, कोलिजन हुआ ना, जैसे ही फेस देखा, जैसे ही फेस देखा, जितना स्पीड से टकराया ना, सेम स्पीड से भागा। देखिए कितना जबरदस्त होता है, कोलिजन एकदम परफेक्ट हुआ, जितना स्पीड से हुआ, जैसे ही शक्ल देखा उतना ही स्पीड से भागा कि हमार पति ना देख ले, हमार पत्नी ना देख ले। मतलब आंटी को डर लगा कि हमारे हस्बैंड ना देख ले, और अंकल को ऐसा प्रतीत हुआ कि आंटी ना देख ले, यानी हमारी पत्नी ना देख ले। तो जितना जोर से वो लोग टकराए, उतना ही जोर से जो है वो लोग भागे। तो यहाँ पर जो है परफेक्टली, देखिए परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता है, और यहाँ पर जो है ई का वैल्यू 1 होता है। ई का जो वैल्यू होता है, प्रत्यास्थता गुणांक जिसको बोलते हैं, उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ई इक्वल टू जो है यहाँ पर 1 हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ई का वैल्यू 1। अब कहेगा आपको कि जो प्रत्यास्थ गुणांक है, प्रत्यास्थ गुणांक है, जिसको हम लोग जो है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन कहते हैं, प्रत्यास्थ टक्कर, तो इसमें जो है किस प्रकार से वस्तु टकराता है और टकराने के बाद गति क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछता है कि बताइए कि जो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता है, इसमें दो वस्तु के टकराने के पश्चात गति बढ़ता है या गति घटता है या गति सेम रहता है। तो आपको बताना है
कि इस प्रकार के कोलिजन में गति टकराने से पहले और टकराने के बाद दोनों सेम रहता है। यानी अंकल और आंटी याद आएगा आपके दिमाग में, एकदम परफेक्ट जो है आपको वहाँ पर मालूम हो जाएगा। तो पहला तो आपको समझ में आ गया कि जिस स्पीड से टकराएगा उसी स्पीड से भागेगा, यानी अलग भी होगा। यानी जैसे ही शक्ल देखा वैसे ही भागेगा, अरे हमारे हस्बैंड ना देख रहे, हमारी वाइफ ना देख ले। तो इस प्रकार से आपको समझ में आ गया। अब हम दूसरा की बात कर रहे हैं। दूसरा देखिए, दूसरा जो होता है जिसको हम लोग जो है इन इलास्टिक कोलिजन कहते हैं। इन इलास्टिक कोलिजन, अब इसमें होता क्या है? इसमें होता है टकराने के बाद दोनों वस्तु का गति कम हो जाता है, यानी जितना पहले था उससे कम हो जाता है। अब इसको कैसे देखना है? तो देखिए, ये बकलोलिया और ये बकलोल नया नया जवान है, शादी हुआ नहीं अभी। तो हुआ क्या कि ये लोग जो है कहीं पे जा रहा था, भीड़ भाड़ का इलाका था, अब जो है टकरा गया, दोनों टकरा गया। तो शक्ल देखा थोड़ा सा अच्छा है। तो बकलोलिया जो है ना ऐसे केस करके वो थोड़ा सा पीछे हटती है और बकलोल भी थोड़ा शर्माते हुए पीछे होता है। मतलब जितना गति से वो टकराया था ना, बहुत कम गति से वो पीछे हट रहा है। क्यों? क्योंकि एक दूसरे का शक्ल भी देख रहा है। वो ऐसे शर्माती है, ऐसे करके केस जो है पीछे करके शर्माती है। लड़का भी थोड़ा सा अपना आँख को नीचे करके देखता है तिरछी नज़र से और पीछे होता है। तो इस प्रकार से देखें कि टकराया तो एकदम तेजी से, लेकिन धीरे धीरे हट रहा है। इसका मतलब है टकराने के बाद जो है इसका गति क्या हो गया? कम हो गया। इसका मतलब जो है ई का वैल्यू जो है निगेटिव हो गया, यानी 1 से कम हो गया। ई का वैल्यू 1 से कम हो गया। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि अप्रत्यास्थ गुणांक, यानी जो इन इलास्टिक कोलिजन होता है, इस कोलिजन में टक्कर के पश्चात गति क्या होता है? घट जाता है, बढ़ जाता है कि सेम रहता है? तो आपको बताना है टक्कर के पश्चात इसकी गति क्या हो जाती है? कम हो जाती है। अब हम तीसरा, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। तीसरा जो होता है इसमें जो है ई का वैल्यू हो जाएगा 0। अब इसको हम लोग देखना है। अब इसको हम लोग बोलते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। अब इसमें क्या हुआ सो देखिए। अब एक गर्लफ्रेंड और एक बॉयफ्रेंड, ये दोनों है। अब हुआ क्या, आप लोग मूवी में देखते होंगे कि अगर किसी लड़की को कोई लड़का पसंद आ गया या कोई लड़का को लड़की पसंद आ गया, तो मूवी में एक सीन बनाया जाता है। सीन ऐसा बनाया जाता है कि लड़का ऐसे चल रहा है, लड़की उधर से आ रही है ना, और बीच में जो है केला की छिलका आ गया। केला छिलने के बाद जो छिलका होता है, छिलका पर पैर रखता है हीरो, और क्या हुआ, चलते लड़की से टकरा जाता है। टकराने के बाद भर पंजा पकड़ता है बेचारा। अब पकड़ने के बाद जो है ना, ये पलटी मारता है, एकदम चिपक जाता है, पूरा भर पंजा पकड़ लेता है ना, चिपक जाता है। तो इस प्रकार से जब दो वस्तु आपस में चिपक जाए, मतलब क्या हो गया, कोलिजन से पहले गति कुछ और था दोनों का। जब कोलिजन हुआ, टक्कर हुआ ना, तो दोनों एक ही स्पीड से चल रहा है, यानी दोनों क्या हो गया, चिपक गया, दोनों मिलकर एक हो गया ना। तो टक्कर के बाद जो है दोनों का गति सेम हो गया। लेकिन इस दो कंडीशन में दोनों का गति सेम नहीं होगा। टकराने के पश्चात दोनों का गति सेम नहीं होगा, याद रखिएगा। तीसरा जो कंडीशन है परफेक्टली इन इलास्टिक, इसी में जो है आपको जो है दोनों का गति सेम दिखेगा, क्योंकि दोनों आपस में चिपक जाएगा। तो यहाँ पर जो है ई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। तो इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा कि परफेक्टली इलास्टिक या सेकेंड वाला इन इलास्टिक और थर्ड वाला जो है परफेक्टली इन इलास्टिक, ये 3 प्रकार का जो टक्कर होता है, तीनों प्रकार के टक्कर में दो वस्तुओं का जो है टकराने के पश्चात गति क्या होता है, इसके बारे में हम बताए हैं। और तीनों को जो प्रत्यास्थता जो गुणांक होता है, इसके बारे में हम लोग बात किए। तो ई का वैल्यू 1 होगा पहले वाले में, और बीच वाला जो होता है 2 नंबर वाले, उसमें जो है वो लेस देन 1 हो जाएगा, और लास्ट वाला में ई का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आज समझ में पाए आप लोग कि हम लोग जो है पावर, उसके पश्चात जो है मशीन का जो इफिशिएंसी होता है उसके बारे में हम बात किए, और लास्ट में हम लोग बात किए मोस्ट इंपॉर्टेंट रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत। और आप लोग को जो है आज के बाद जो है इसमें डाउट नहीं रहने वाला है, क्योंकि इतना बेहतरीन तरीका से आपको बताया गया है कि आपको डाउट रहने की संभावना ही नहीं है, और आपको ये सपना में आएगा, आप भूल कर भी भूल नहीं सकते हैं। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसा लगा,
आप जो है इसको लाइक करिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर जरूर करिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक जो है ये वीडियो पहुंच सके और उनको भी पता चले कि फिजिक्स को जो है इस प्रकार से पढ़ा जाता है और इस प्रकार से जो है पढ़ाया जाता है। अपने आप को एक ऐसा बेहतर इंसान बनाइए ताकि महिलाएं आपके साथ सजग, सुरक्षित और सम्मानित महसूस कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।